डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नया नाम है, आप पहली बार सुन रहे हो डाइलेक्ट्रिक, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी वर्ड आपने सुना है ऑलरेडी, मेरे मुंह से ही सुना है। मैंने जब पहला लेक्चर लिया था जहां पे हमने बात की थी एप्सिलॉन की, वहां पे लिया था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको बोला था हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यू मस्ट हैव नोटबुक, पेंसिल एंड यू विल राइट, एंड योर नोटबुक शुड बी विजिबल टू मी। अपना कैमरा ऐसे ढंग से रखें कि आपकी नोटबुक्स मुझे विजिबल हों। ठीक है, तो आज करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, राइट डाउन, कंसीडर टू चार्जेस, consider two charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 placed in vacuum. Consider two charges Q1 and Q2 placed in vacuum. हमने क्या किया, हमने कोई दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2, और मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। प्लेस्ड इन, कहां रखा हमने इसको, वैक्यूम के अंदर रखा। प्लेस्ड इन वैक्यूम at distance small r, placed in vacuum at distance small r। दो चार्जेस लिए, एक का नाम Q1 दूसरे का नाम Q2, और इन दोनों को मैंने कहां पे रखा, वैक्यूम के अंदर रखा, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, then force between them is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, स्केलर फॉर्म में। इसको ले लेंगे आप 1, और इस फोर्स को नाम दे देंगे F नॉट। F नॉट रिप्रेजेंट कि चार्जेस कहां पे है, वैक्यूम के अंदर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चार्जेस भी यही रहेंगे, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। ओके, चार्जेस यही रहेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। अब मैं इनको किसी मीडियम के अंदर रख दूंगा, चार्जेस वही हैं Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R, और ऐसे मीडियम के अंदर रखा जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन m। ये जो मीडियम था इसकी परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन में यहां पे आया एप्सिलॉन नॉट। जब मैंने इन चार्जेस को उठाया, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया, और मैंने चार्जेस को वैक्यूम से उठाया और किसी मीडियम के अंदर रख दिया, डिस्टेंस भी सेम रखा। अब मीडियम का पता कैसे चलेगा, इस सिंबल से पता चलेगा, एप्सिलॉन m। अब फिर से इनके बीच में फोर्स, पहले वैक्यूम के अंदर उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही थी वो कैलकुलेट करी, वो फोर्स आ गई हमारे पास F नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चार्जेस को उठाया, कहां रख दिया, अब किसी मीडियम में रख दिया जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन
m है। ठीक है बेटे। अब इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी होगी, लिखिए, द फोर्स बिटवीन Q1 Q2, the force between Q1 and Q2 when placed in medium of absolute permittivity when placed in medium of absolute permittivity epsilon m at same distance r, at same distance r, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स तो मीडियम के अंदर रखा तो एफ एम लिखेंगे, राइट डाउन, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पे आएगा एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या, एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटे। तो अब देखिए यहां से यहां पे एप्सिलॉन एम आना था, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 से Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गए। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सारे कट गए। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं, मान लेते हैं कैपिटल के, और इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये क्या है, परमिटिविटीज की रेशियो है, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। अब ये परमिटिविटीज की रेशियो है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव क्या बोल देंगे हम इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके। हाँ भी अक्षय, समझ आ रहा है अक्षय? वेरी इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, write down the definition of dielectric constant.
It is the ratio of absolute permittivity of medium, absolute permittivity of the medium to the absolute permittivity of the free space or vacuum, to the absolute permittivity of free space or vacuum. लिख लिया। दूसरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो आई यहां से, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरी डेफिनेशन यहां से बन सकती है फोर्सेस की टर्म्स में। फोर्सेस की भी तो रेशियो है ये। इट इज द रेशियो ऑफ, राइट डाउन और फॉर्म में, और में लिखिए, और लिखिए, फिर आगे लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charges, placed in vacuum, to the force between them, placed in medium, to the force between them placed in medium। अब इस डेफिनेशन को यहां से देखिए, ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। एफ नॉट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है किसमें, जब चार्जेस को कहां रखा था हमने, वैक्यूम के अंदर रखा था। एफ एम क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस when both are placed in medium। तो इन दोनों के रेशियो को भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, परमिटिविटीज के रेशियो को भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, what is the principle of superposition of the forces acting between the charges, acting between the charges? Acting between the charges, principle of superposition of the forces, principle of the superposition of the forces। अब इसमें क्या है कि जो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं वो कैसे काम करेंगी, ऐड कैसे होंगी, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी, ऐड होंगी कैसे होंगी। देखिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं पहला चार्ज Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, नेक्स्ट आ गया Q4, और बहुत सारे चार्जेस हैं, और लास्ट चार्ज मान लेते हैं N चार्ज है। टोटल चार्जेस कितने N हैं।
ठीक है। अब जब चार्जेस आसपास में हैं, हमने देखा जब दो चार्जेस आपस में आसपास में थे तो उनके बीच में फोर्सेस लगती थी। अब बहुत सारे चार्जेस आपस आसपास में हैं तो उनके बीच में, सभी के बीच में फोर्सेस लगेंगी डेफिनेटली। अब Q1 और Q2 आसपास हैं ये, तो Q1 Q2 के, कल हमने किया था कूलम्स लॉ में, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। अब Q1 जो है वो Q3 के पास भी है, तो Q1 Q3 के ऊपर फोर्स भी लगाएगा, Q3 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। इसी तरह से Q2 Q3 भी नजदीक में है, तो Q2 Q3 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q3 Q2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स में भी अट्रैक्टिव, फोर्स में भी रिपल्सिव, दैट डजंट मैटर हियर, वो कैसी भी हो सकती है, पर ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल फोर्स जो होगी, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल फोर्स, उनके बीच में लगने वाली टोटल फोर्स कितनी होगी, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, राइट डाउन स्टेटमेंट। Write down statement. According to superposition principle, the force acting on any charge due to number of charges at rest is the vector sum of all forces on that charge, due to all other charges. ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कंसीडर n charges Q1 Q2 so on up to Qn placed at points having position vectors अब हमने क्या किया कि ये Q1 ऐसे पॉइंट पे जिसका एक का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरा जो चार्ज जहां पे है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, थर्ड वन वाले का R3 वेक्टर होगा, इसी तरह से nth वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, Rn वेक्टर होगा। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, so on, Rn वेक्टर। मतलब चार्जेस ऐसे पॉइंट्स पे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, R2, R3 so on up to Rn। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों को बोल दिया एक दूसरे को थप्पड़ मारने हैं, ठीक है,
मान लो नंबर आज सुगम का लगा, सुगम है Q1, ठीक है। सुगम के ऊपर अक्षय ने लगा दिया, अरुषि ने लगा दिया और बच्चों ने लगा दिया। सुगम खुद को नहीं लगा सकता, सुगम Q2 को लगा सकता है, सुगम Q3 को फोर्स लगा सकता है, खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा Q1 चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ये वाला चार्ज जो है मैंने अभी आपको बताया, Q1 के ऊपर Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Qn भी लगाएगा फोर्स। तो लिखिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 force acting on charge Q1 due to all other charges is, due to all other charges is, ये फोर्स होगी F1। फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इसलिए मैंने इसको लिख दिया F1। ठीक है अंचल, 3164 समझ आ रहा है? अब F जो फर्स्ट चार्ज है उसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा? फर्स्ट खुद को तो लगा नहीं सकता, इसके ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? 2 लगा सकता है। इसी तरह से फर्स्ट के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है? 3 लगा सकता है। इसी तरह से फर्स्ट के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है? 4th लगा सकता है, ठीक है। प्लस ऑन कर देते हैं, 5th भी लगा सकता है। और फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स और कौन लगा सकता है? nth चार्ज फोर्स लगा सकता है, फर्स्ट खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। Similarly, force acting on Q2 due to all other charges, write down, force acting on Q2 due to all other charges हम F2, यानी सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगाएगा? सेकंड के ऊपर फर्स्ट लगा सकता है, ठीक है। प्लस सेकंड के ऊपर सेकंड नहीं लगा सकता तो F22 नहीं आएगा। सेकंड के ऊपर थर्ड लगा सकता है, फर्स्ट भी लगा सकता है, थर्ड भी लगा सकता है। इसी तरह से सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? फोर्थ चार्ज भी लगा देगा, प्लस सोन, प्लस सेकंड के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? nth चार्ज भी लगा सकता है। समझिए, बहुत मजेदार है। अब इसी तरह से बात F3 जो आएगी वो फोर्स लगेगी किसके ऊपर? थर्ड चार्ज के ऊपर। थर्ड चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है? फर्स्ट भी लगा सकता है, सेकंड भी लगा सकता है, फोर्थ भी लगा सकता है, फिफ्थ भी लगा सकता है। ठीक है, सेकंड भी लगा सकता है, फोर्थ भी लगा सकता है, थर्ड के ऊपर फर्स्ट भी लगा सकता है, फिफ्थ भी लगा सकता है, nth भी लगा सकता है। ओके, तो इसी तरह से हम इसको सो ऑन कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं nth चार्ज की, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स Fn। Fn मींस फोर्स लग रही है कौन से चार्ज के ऊपर? nth चार्ज के ऊपर। ओके, अब nth के ऊपर फर्स्ट भी लगा सकता है, सेकंड भी फोर्स लगाएगा, थर्ड भी फोर्स लगाएगा, फोर्थ भी लगाएगा, फिफ्थ भी लगाएगा, सारे लगाएंगे, पर nth खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसको लिखेंगे
एफ एन एन नहीं हो सकता। एक मिनट वेट करना। हाँ जी भैया नमस्कार। क्लास थी, थोड़ी देर में करूं? ठीक। ठीक है, तो NF जो है, NF के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है, तो मैं FNN नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, NF के ऊपर फोर्स लगा सकता है कौन, N-1, N-1 चार्ज। खुद वो नहीं लगा, उससे पिछला चार्ज लगा सकता है, उससे अगला N+1 भी लगा सकता है। N-1 N जो है खुद के ऊपर फोर्स नहीं, तो टोटल फोर्स जो आएगी इन सभी चार्ज, जो कंबाइंड फोर्स आएगी इकट्ठी, वो फोर्स जो होगी दैट फोर्स विल बी F, लिखिए टोटल फोर्स on system of n charges, total force on the system of n charges is the sum of forces acting on the individual charges। तो F1 प्लस F2 प्लस so on प्लस Fn। बेटा बीच में क्लास ये डिस्कनेक्ट हो रही है, आपने रिज्वाइन करना है, ठीक है, जब भी होगी तो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका हर चैप्टर में आएगा, अगले जितने चैप्टर हैं वहां पे हर इसमें आएगा। दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आपके पास कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर वायर भी हो सकती है, ठीक है, मेटल की वायर है वो कंडक्टर हो सकता है। दूसरी तरह का कंडक्टर कैसा होगा आपके पास, दूसरी तरह का कंडक्टर जैसे मान लो आपके पास एक मेटल की शीट है या थाली है मेटल की, वो भी कंडक्टर है, ठीक है। तो वायर तो आ गई एक लाइन की तरह, शीट आ गई एक सरफेस की तरह, ठीक है। अगर कोई मेटल का बना हुआ बॉक्स है, मान लो एक डिब्बा है, घी का डिब्बा जैसे होता है, उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। शीट है उसके पास क्या होगा, एरिया होगा। और एक वायर है उसके पास क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। तो चार्ज कैसे कैसे किन अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अगर तो वायर होगी तब उसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग होगा। अगर वो एक शीट होगी जिसका कुछ एरिया होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का वे कुछ अलग होगा। और अगर जो आपका बॉक्स होगा तो वॉल्यूम होगा, वो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो वहां पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होने का वे जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट आएगा लीनियर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, स्ट्रेट भी हो सकता है,
कर्व्ड भी हो सकता है। वायर है, वायर को आप जैसे मर्जी लपेट दो, वायर है ना, उसको जैसे मर्जी शेप दे दो आप। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी शेप में, अगर वो वायर है तो वो किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट होगी। वायर आपके घर में पड़ी होती है, जैसे मर्जी उनको रख दो, ठीक है। तो अगर चार्ज, लिखिए, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए line, L-I-N-E, line, when charge is distributed over a line, then distribution of charge is called linear charge distribution. Then distribution of charge is called linear charge distribution. ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको। मान लो ये जो वायर है इसकी लेंथ है टोटल L, और ये टोटल चार्ज कैरी कर रही है Q। वायर है, इसकी लेंथ है टोटल L, और ये टोटल चार्ज कैरी कर रही है Q। तो इस वायर का छोटा सा पार्ट होगा dl। टोटल लेंथ L है तो छोटा सा पार्ट क्या होगा, dl। ठीक है, अगर L कैरी कर रहा है चार्ज Q, तो dl कितना करेगा, dq। dl कितना करेगा, dq। ठीक है बेटे, तो यहां से हमें एक टर्म मिलेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से, और ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर है तो चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज कितना है dq और लेंथ कितनी है dl। तो लैम्डा क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू dq अपॉन dl। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं हम सरफेस। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मेरे पास कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया है S, ये सरफेस है मेरे पास जिसका सरफेस एरिया है S। ठीक है, इट इज कैरिंग चार्ज Q, इट इज कैरिंग चार्ज Q। अगर मैं सरफेस का कोई छोटा सा पार्ट ले लूं ds, तो वो कितना चार्ज कैरी करेगा, dq करेगा।
ठीक है ना, पूरा सरफेस चार्ज कैरी कर रहा है Q, छोटा सा उसका पार्ट कितना चार्ज कैरी करेगा, छोटा सा चार्ज, यानी दैट इज dq। तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, dq। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर when charge is distributed over a surface, when charge is distributed over a surface, then distribution of charge is called surface charge distribution। अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपने रिकनेक्ट होना है। ज्योतिंदर, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब चार्ज जो है किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड एक नाम है, उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, ये सिंबल है सिग्मा। ठीक है, और ये होता है ds अपॉन dq, सॉरी dq अपॉन ds, सॉरी dq अपॉन ds। इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर हमारा चार्ज किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हमारा चार्ज किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है हमारा V, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q। तो इसका अगर हम छोटा सा पार्ट ले लें, छोटा सा वॉल्यूम ले लें dV, ये कोई वॉल्यूम है मेरे पास, V जिसके ऊपर चार्ज है Q, तो इसका छोटा सा पार्ट आएगा dV जिसके ऊपर चार्ज होगा dQ। लिखिए, when the charge is distributed over a volume,
when the charge is distributed over a volume, then the charge distribution is called volume charge distribution. Then charge distribution is called volume charge distribution. और यहां पे आपको एक नई टर्म मिलेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं हम रो से, सिंबल रो, और ये होगा dq अपॉन dv। ये होगा dq अपॉन dv। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, राइट डाउन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, obtain an expression for force acting on a charge obtain an expression for force acting on a charge due to linear charge distribution, due to linear charge distribution। लिख लिया सभी ने? चलो हम डायग्राम बनाते हैं अब इसकी। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ले लेंगे। दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस आ गई, दूसरी एक्सिस आ गई वाई एक्सिस। ठीक है, अब वो पॉइंट देखते हैं जहां पे हमने चार्ज रखा Q, और इसके ऊपर फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। इस चार्ज का हम अलग से नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है। और चार्ज ऐसे पॉइंट पे, ए पॉइंट पे है, और इस चार्ज का नाम रख देते हैं Q नॉट। हम इस Q नॉट को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। Q नॉट को बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या है कि मेरे पास कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कि कैरी कर रहा है चार्ज Q और जिसकी लेंथ है L। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल सॉरी Q है, और जिसकी लेंथ टोटल कितनी है, L है। अंशुल कौंडल
समझ आ रहा है? अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इसका छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं। ये इसका मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया। अब टोटल लेंथ कितनी थी? L, तो इसका लेंथ एलिमेंट कितना होगा? dl होगा। टोटल L के ऊपर चार्ज कितना था? Q, तो dl के ऊपर चार्ज कितना होगा? dq। फाइन। तो मुझे इस लेंथ पूरे जो लेंथ थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके कारण Q नॉट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो पूरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर मैं फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण इस Q नॉट के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स लग रही है Q नॉट के ऊपर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंजलि गेटिंग? वेरी गुड। ठीक है, तो मान लेते हैं जो लेंथ एलिमेंट dl है ये है किसी पॉइंट B के ऊपर। ठीक है, और B का पोजीशन वेक्टर है ये आ गया आपके पास R वेक्टर। कट गया यार। क्वेश्चन लिखिए। Obtain an expression for switch on your cameras, all students. Obtain an expression for force acting on a charge due to linear charge distribution. Obtain an expression for force acting on a charge due to linear charge distribution. इसके लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे जो स्क्रीन पे है आपके, कि आपने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया जिसकी लेंथ L है, जिसके ऊपर चार्ज Q है। इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dl जिसके ऊपर चार्ज dq है, और dl जो है किस पॉइंट के ऊपर है? B के ऊपर है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R है, R वेक्टर। Switch on your cameras. बेटे जिसका कैमरा ऑफ होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। आपकी मर्जी है, लगानी क्लास लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ। डायग्राम बनाइए जल्दी से। Now write down. Consider a line charge distribution. Consider a line charge distribution of length small l, carrying charge small q, small q. Full stop. Now consider a length element. dl carrying charge dq
carrying charge dq placed at point B having position vector r vector, having position vector r vector. Now consider a unit positive test charge Q naught. Consider a unit positive test charge Q naught at point A, at point A having position vector r naught. Having position vector r naught. अब क्या करेगा ये स्मॉल क्यू डी क्यू जो है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, इसके ऊपर चार्ज है स्मॉल डी क्यू. ये स्मॉल डी क्यू जो होगा फोर्स लगाएगा क्यू नॉट के ऊपर. क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है. अब इस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो चार्जेस. एक चार्ज कौन सा है हमारा? डी क्यू. दूसरा चार्ज कौन सा है हमारा? क्यू नॉट. दो चार्जेस आगे और इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस, ये चीज चाहिए होती है. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. R क्या था? डिस्टेंस था. Q1 क्या था? एक चार्ज था. Q2 क्या? दूसरा चार्ज था. यहाँ पे Q1 क्या है? DQ है. और Q2 क्या है? Q नॉट है. उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? AB है. यही चाहिए हमें. लिखिए स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट, small force acting on Q naught small force acting on Q naught due to dq is given by. अब dq क्या है? छोटा सा चार्ज है. is given by अब dq है एक छोटा सा चार्ज है. छोटा सा चार्ज होगा तो फोर्स भी छोटी सी लगाएगा. एलकेजी के बच्चे को बोलो चांटा मारो, कितने जोर से मार पाएगा? थोड़ी फोर्स लगेगी, यानी छोटा है वो. रिब्बू को बोल लो चांटा मार, देख कैसे जोर से दिमाग के मारती है ना? तो बड़ा चार्ज होगा बड़ी फोर्स होगी, छोटा चार्ज होगा छोटी फोर्स होगी. इसलिए मैं लिखवा रहा हूं स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज dq ठीक है. तो स्मॉल फोर्स को हम लिखेंगे स्मॉल, तो स्मॉल को लिखने के लिए df कर देते हैं. अब हमें एक चीज और यहां पे पता है कि कौन लगा रहा है? dq लगा रहा है. किसके ऊपर लगा रहा है? q नॉट के ऊपर. तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये होगी, dq लगा रहा है q नॉट के ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें क्लियर होगी. वंशुल कैमरा ऑन कर जल्दी. छोटी सी फोर्स है, इसकी हमें डायरेक्शन भी पता है, इसलिए हम इसको df वेक्टर लिख देंगे. ठीक है. होगी कितनी? 1/4πε0 एक चार्ज dq, दूसरा चार्ज इनटू दूसरा चार्ज q नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस ab का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर.
साथ में ए बी का यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बतानी है ना, अगर मैं यूनिट वेक्टर नहीं लगाता हूं तो ये स्केलर हो गया, इस तरफ वेक्टर हो गया, तो वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर कभी नहीं हो सकता। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑलवेज। इसलिए मुझे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ा ताकि मैं उसकी डायरेक्शन बता पाऊं। ठीक है, अब आप इस यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकता है? ए बी वैक्टर अपॉन ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन ए बी मॉड क्यूब और साथ में ए बी वेक्टर। नोट करना है सभी ने साथ साथ। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या बता रही है हमें? स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज डी क्यू। अब यहां पे था कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन द चार्ज डेंसिटी विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लिखिए आगे, नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी क्यू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। पुट इन 1, पुट इन 1, वन में पुट करेंगे तो डी एफ क्या आ जाएगा मेरे पास? इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल, साथ में क्यू नॉट अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड क्यूब और साथ में ए बी वैक्टर। अभिनव 3167, ओके? अक्षित समझ आ रहा है? अक्षित 3174। यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है? ए बी कैलकुलेट करना है। वी विल यूज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैं येलो एरो ले रहा हूं, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, ये दोनों ऑर्डर में हुए। ठीक है, तो ये जो है ओ ए, ये इन दोनों का क्या हुआ? ओ बी और बी ए का क्या हुआ? रिजल्टेंट। ये हुआ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए, नाउ बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे बेटे ये जो ए बी लिख रहे हैं ना, ए बी की जगह बी ए कर लो, बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे।
बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पे कर दिया, चेंज कर दिया, बी ए आएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम पॉइंट बी, जो चार्ज डी क्यू है वो बी के ऊपर है, वो लगा रहा है किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। तो डायरेक्शन जो होगी बी से ए होगी, तो इसलिए वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ए ले लिया। लिखिए बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, BA निकालना है, तो क्या आएगा OA माइनस OB। अब OA क्या है, R0 है अगर डायग्राम देखें, और OB क्या है, R है। अंजलि डायग्राम देखोगे ना बेटे, डायग्राम को ध्यान से देखो, जो पॉइंट हमने लिए हुए हैं उसको समझो, है ना। तो डायग्राम से देखोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि R0 माइनस R ही आएगा। ठीक है, अब इसको हमने पिछली इक्वेशन जो हमने छोड़ी थी उसमें पुट कर देना है, जहां पे बी ए लिखा हुआ है। तो उस इक्वेशन को नाम दे दो आप 2, पुट इन 2। पुट इन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए, तो आपके पास क्या आया, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट, ठीक है। और बी ए क्या है, बी ए का मॉड क्यूब था, ठीक है, तो ये क्या आएगा, आर नॉट माइनस आर वैक्टर, इसका मॉड और इसका क्यूब, और यहां पे क्या था, बी ए वैक्टर था, तो आर नॉट माइनस आर वैक्टर। तो ये थोड़ी सी फोर्स है, ये थोड़ी सी फोर्स है जो कौन लगा रहा है, डी क्यू लगा रहा है, किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। और डी क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी ए है। अगर हमें टोटल फोर्स पूरे लेंथ एलिमेंट के कारण निकालनी है, पूरी लीनियर चार्ज के कारण मुझे फोर्स निकालनी है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिखिए टोटल फोर्स ड्यू टू, तन्वी जल्दी लिख, टोटल फोर्स ड्यू टू linear charge distribution of length small l, linear charge distribution of small l, of length small l, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, इसको लिखेंगे हम F, और ये इंटीग्रेशन होगी किसकी, dF की, और लिमिट आएगी 0 टू L। लेंथ 0 से स्टार्ट हुई, मेरी लंबाई नीचे से 0 से स्टार्ट हुई, L तक गई, तो लिमिट क्या आएगी, 0 टू L। क्लियर है बेटे, आगे चलते हैं। अब यहां पे आप dF की वैल्यू पुट कर दो, तो dF की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर नॉट माइनस आर वैक्टर का मॉड क्यूब, और साथ में आर नॉट माइनस आर, ठीक है, ये आ गया। और इंटीग्रेशन होगी किसकी, डीएल की, रीडेबल है ना स्क्रीन,
स्क्रीन को रीड कर पा रहे हो ना आप? ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि dx जो होगा उसकी इंटीग्रेशन होगी x, तो dl की इंटीग्रेशन क्या होगी? l। तो f क्या आ गया मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q नॉट, ना q नॉट भी आएगा, अपॉन r नॉट माइनस r वेक्टर का मॉड क्यूब r नॉट माइनस r वेक्टर इंटू इंटीग्रेशन आ गई l, dl की इंटीग्रेशन l। और जैसे हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, l की जगह अपर लिमिट यानी l माइनस l की जगह लोअर लिमिट यानी 0, तो l माइनस 0 l ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट l लिख रहा हूं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर force acting on a charge due to linear charge distribution. Force acting on a charge due to linear charge distribution. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितनी फोर्स किसी चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी, दैट इज F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आ गई आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना? r नॉट माइनस r वेक्टर। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज obtain an expression for force acting on a charge force acting on a charge due to surface charge distribution, due to surface charge distribution। 3178 Aryan Chaudhary, switch on your camera। Ayush Thakur, switch on your camera। Karthik 3101, switch on your camera। ठीक है, तो एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सरफेस है, कोई आपकी नोटबुक का पेपर है पर वो मेटल का बना होना चाहिए जिसके ऊपर चार्ज स्टोर हो सके, ये कोई सरफेस है। सरफेस, इसका सरफेस एरिया S, और पूरे सरफेस के एरिया के ऊपर चार्ज कितना? Q। ठीक है, इस सरफेस के कारण किसी चार्ज Q नॉट के ऊपर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सरफेस एरिया है, बड़ा चार्ज है, ठीक है, उसके कारण मुझे किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना है? एक्सिस बना लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, सरफेस जो है मैं पूरे सरफेस के कारण एकदम से नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस का छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूंगा, सरफेस का छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूंगा जिसको बोलेंगे हम ds, और जिसके पूरे के ऊपर चार्ज q है तो इसके ऊपर चार्ज dq, और मान लेते हैं लेंथ एलिमेंट है एट पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये आ गया, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये आ गया,
अब फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है? डी क्यू लगा रहा है। किसके ऊपर? क्यू नॉट के ऊपर। तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम आर वेक्टर, इसको ले लेंगे हम आर नॉट वेक्टर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जैसे हमने पिछला एक्सप्रेशन किया। कार्तिक यार कैमरा ऑन कर, क्यों बंद कर दिया? क्षितिज 2272, कार्तिक 3101 ऑन करना है या मैं रिमूव करूं? नहीं करना इसने, ले तो क्षितिज 2272, यू। ठीक है, बस आपने कहां पे पहुंचना है मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां तक आप ऐसे चलेंगे। आपने क्या लिखना है? कंसीडर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एरिया एस कैरिंग चार्ज क्यू। पहले था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एल कैरिंग चार्ज क्यू। अब आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एरिया एस कैरिंग चार्ज क्यू। ठीक है, जब आप यहां पे पहुंचोगे बाकी सारा सेम रहेगा। यहां पे पहुंचोगे, यहां पे आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है, वहां पे आप लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो क्या होगी? सिग्मा होगी डी क्यू अपॉन डी एस। बस ये डिफरेंस होगा। और ds की जब आप लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे, जब आप ds की इंटीग्रेशन यहां पे देखोगे, आप dl की इंटीग्रेशन l, ds की इंटीग्रेशन s, तो आपके रिजल्ट में यहां l की जगह क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। सेम वैसा एक्सप्रेशन है, सब कुछ सेम है मैथमेटिकली। आयुष धीमान, तो कैमरा ऑन कर ले बेटे। बंद करेगा तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, राइट डाउन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर force acting on a charge due to volume charge distribution, तो उसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी।
कोई वॉल्यूम ले लिया आपने, ये वॉल्यूम कितना है, V है, कैरिंग चार्ज Q। आप इस वॉल्यूम का छोटा सा पार्ट ले लेंगे आप, जो क्या होगा, dV होगा, कैरिंग चार्ज dQ। इस छोटे से पार्ट के कारण आपने किसी पॉइंट A के ऊपर कोई चार्ज Q नॉट प्रेजेंट है, और ये वॉल्यूम जो है वो कहां प्रेजेंट है, B के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सिस बना लो। फोर्स कौन लगाएगा, dq लगाएगा किसके ऊपर, Q नॉट के ऊपर। तो फोर्स की डायरेक्शन में मैंने बता दी। ठीक है, ये वेक्टर आ गया R नॉट और ये वेक्टर आ गया R। बनाइए डायग्राम को, हरी अप। और याद रखिए क्लासेस ऐसे ही चलनी है, तो सीरियस हो जाएं, अपने नोट्स वगैरह प्रॉपरली बनाएं। बन गई डायग्राम? अब इसमें भी वैसे ही है, आपने लिखना कंसीडर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम V कैरिंग चार्ज Q। लीनियर वाले में कंसीडर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ L, सरफेस में कंसीडर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एरिया S। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंसीडर है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम V कैरिंग चार्ज Q। फिर वैसे ही करना है कि कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, अब लेंथ एलिमेंट नहीं बोलेंगे, सरफेस एलिमेंट नहीं बोलेंगे, अब आप बोलोगे वॉल्यूम एलिमेंट। आपने ले लिया, वैसे आपने एक्सप्रेशन मैथमेटिकली वैसे ही चलेगा। जहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा था वहां पे अब आपने लिखना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं रो से, और dq अपॉन dv होता है। यहां से आप dq की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आएगा, रो dv। यहां पे था लैम्डा dl, उसमें आएगा सिग्मा ds, और इसमें आएगा रो dv। बस ये वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। यहां L लीनियर चार्ज था तो L आया, सरफेस चार्ज था तो S आया, और अब वॉल्यूम चार्ज है तो क्या आएगा, V आएगा। इन एक्सप्रेशंस को एक मैंने करवाया, दो आपने खुद करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। आपके क्लासरूम लाइव के अंदर ऑप्शन है अपलोड होमवर्क। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपने उसको यूज करना है। तो जो आप करते हो, जो आप बनाते हो, मेरे को सेंड करना है आपने, वैसे ही बाकी टीचर्स को भी। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था कूलम्स लॉ, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, समझना है। हमने अभी तक पढ़ा कूलम्ब लॉ में, जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था, इसमें हमने ये पढ़ा कि कोई दो चार्जेस हैं, अगर आसपास में हैं, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, वो फोर्स कितनी होगी, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है, स्केलर फॉर्म सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। उसके बाद बीच में हमने कुछ और नई चीजें पढ़ी, चार्ज और इसके बीच में, मास के बीच में डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी चीजें पढ़ी। लास्ट के 3 एक्सप्रेशन में हमने किया कि अगर चार्ज बड़े सारे हैं, किसी वायर के ऊपर है, तो वो अकेले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे। अगर चार्जेस किसी सरफेस के ऊपर है, तो वो अकेले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे। या अगर चार्जेस किसी वॉल्यूम के ऊपर हैं, तो अकेले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, वो हमने तीनों एक्सप्रेशन में पढ़ा। अब जब चैप्टर आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड आप फील्ड से सोचिए। अब फील्ड सोचिए, फील्ड किसको बोलते हैं आप, नॉर्मली खेतों को बोलते हैं। खेत क्या है, एक सरफेस एरिया है, एक एरिया है। फील्ड क्या है, एक एरिया। बीच में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कहां से आएगा, चार्ज से। कि अगर कहीं पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये कोई चार्ज है Q, तो इसके आसपास कुछ ऐसा एरिया होगा जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पड़ा था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि चार्ज है, उसके आसपास कोई ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, कोई दूसरा चार्ज ले लेता हूं Q0, इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, इसको रिपेल भी कर सकता है। मतलब कोई भी दूसरा चार्ज Q की फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी। तो जिस एरिया के अंदर फोर्स लगेगी, उस एरिया को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, तो इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज। इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज आ गया, इसके अराउंड स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल, विद इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस, विद इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो चार्ज है ना सुगम Q, इसका अलग से नाम रख देते हैं कुछ। इसका नाम रख देते हैं हम सोर्स चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज को टेस्ट करने के लिए लाएंगे Q0, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हो गया, ठीक है।